आज हम लोग जो बैच शुरू करने वाले नया बैच वो डॉकर एंड कुबरनेट्स का, राइट। इसके अंदर हम क्या क्या कवर करने वाले हैं। एक तो डॉकर डॉकर कवर करने वाले, राइट। दूसरा कुबरनेट्स कवर करने वाले। ये डॉकर ओपन सोर्स है, कुबरनेट्स भी ओपन सोर्स है, जो ये दोनों कवर करने वाले। इसके अलावा AWS का EKS होता है, राइट, इलास्टिक कुबरनेट सर्विस, EKS। उसके बाद गूगल का प्रोडक्ट होता है GKE, गूगल कुबरनेट्स इंजन, राइट। तो गूगल का प्रोडक्ट आता है GKE, राइट, गूगल कुबरनेट्स इंजन, राइट। तो ये भी कवर करने वाले। और रेड हैट का प्रोडक्ट होता है OCP, ओपन शिफ्ट कंटेनर प्लेटफॉर्म। तो जो इस बैच के अंदर हम कवर क्या क्या करने वाले हैं, एक तो हो गया डॉकर, पहला डॉकर। दूसरा कुबरनेट्स, और डॉकर कुबरनेट्स कुबरनेट्स का मैनेज सर्विस होता है। AWS का मैनेज सर्विस कुबरनेट्स के लिए मैनेज सर्विस यूज होता है। वो क्या होता है, EKS। डॉकर एंड कुबरनेट बोथ आर ओपन सोर्स, but in AWS also manage service which provide the EKS, that is Elastic Kubernetes Service. Another one, Google's के पास भी अपना मैनेज सर्विस होता है जिसको बोलते हैं GKE, राइट, गूगल कुबरनेट्स इंजन। रेड हैट का अपना प्रोडक्ट है OCP, राइट, ओपन शिफ्ट प्लेटफॉर्म 2.0, 2.0 पे जाने वाले, राइट। तो ये इसका ड्यूरेशन अराउंड 60 आवर्स का जाएगा, 60 आवर्स का जाएगा ड्यूरेशन ड्यूरेशन होगा 60 आवर्स का। और सैटरडे संडे क्लास चलेगा 1 to 3 PM, राइट। बैचेस चलेगा 1 to 3 PM क्लासेस रहेगा। तो ये सारे क्या है, डेवऑप्स टूल्स है, राइट, डेवऑप्स टूल्स, राइट, डेवऑप्स टूल्स है, ओपन सोर्स डेवऑप्स इसको बोल सकते हैं। नाउ डॉकर से स्टार्ट करेंगे। डॉकर क्या होता है और क्यों यूज करते हैं डॉकर को, राइट। तो डॉकर बेसिकली क्या होता है, डॉकर एक कंपनी का नाम है। डॉकर क्या है, कंपनी नेम है, वेंडर नेम। और डॉकर वेंडर नेम है। और डॉकर जो प्रोजेक्ट, डॉकर जो टूल्स प्रोवाइड करता है, जो वेंडर नेम है मतलब कंपनी का नेम है। और डॉकर जो टूल्स प्रोवाइड करता है उसको बोलते हैं डॉकर इंजन, डॉकर इंजन। और डॉकर इंजन के अंदर हम कंटेनर क्रिएट करते, क्या करते, क्रिएट कंटेनर। ये कंटेनर क्या होता है, कंटेनर इज नथिंग जस्ट लाइक अ वर्चुअल मशीन, इट्स जस्ट लाइक वर्चुअल मशीन, VM, राइट। लाइक EC2 इंस्टेंसेस वर्चुअल मशीन माइक्रोसॉफ्ट के अंदर यूज करते हैं, तो वर्चुअल मशीन यूज करते हैं, राइट। तो डॉकर डॉकर वेंडर है, डॉकर कंपनी नेम है जो टूल्स हमें प्रोवाइड करता है, राइट, जिसको बोलते हैं डॉकर इंजन, राइट। और डॉकर इंजन के अंदर हम क्या करते हैं, कंटेनर क्रिएट करते हैं। कंटेनर क्या होता है, कंटेनर इज नथिंग जस्ट लाइक अ वर्चुअल मशीन, राइट। तो थोड़ा सा फ्लैशबैक में जाते हैं, क्यों कंटेनर का हम यूज करते हैं और कंपनी क्यों कंटेनर का यूज करती है आज के डेट में। तो सबसे पहले अगर मैं बात करूं कि ऑन प्रीमाइसेस लेवल पे, राइट, तो ये मैंने बहुत बहुत बार डिस्क्राइब कर चुका हूँ, लेकिन फिर भी एक बार डिस्क्राइब और कर देता हूँ क्योंकि फ्रेश माइंड में आ जाए, राइट। सपोज डेट कि आपके पास कोई एप्लीकेशन है, सपोज डेट कि आपको एक एप्लीकेशन रन रन करना, मान लो कि मेरा रन करना है, फेसबुक का एप्लीकेशन रन करना है, राइट। तो जब वर्चुअलाइजेशन नहीं था, जब कंटेनर नहीं था, राइट, उस केस में क्या करते थे, हम एक फिजिकल मशीन लेते थे जिसको हम हार्डवेयर बोलते हैं और सर्वर बोलते हैं। अब इस सर्वर पे मान लो कि सर्वर का कैपेसिटी है 1 TB का हार्ड ड्राइव, और इसके अंदर है 16 GB का रैम, और इस सर्वर का प्रोसेसर है 16 कोर। इसके ऊपर क्या करते हैं, ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल करते हैं। और ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल करने के बाद जो भी डिपेंडेंसी होगा, एप्लीकेशन का डिपेंडेंसी, वो डिपेंडेंसी इंस्टॉल करते हैं, राइट। इसके ऊपर एप्लीकेशन इंस्टॉल करते हैं। अब हुआ क्या, मान लो कि अगर कोई एप्लीकेशन बनाया सपोज डेट का फेसबुक का, राइट,
और फेसबुक का एप्लीकेशन बना के टेस्टिंग टीम को भेज दिया, राइट। टेस्टिंग टीम से मतलब क्या हो गया, एक डॉकर से बेसिकली क्या होता है, डेवऑप्स टूल्स है, राइट। तो आज की डेट में डेवऑप्स यूज करते हैं। तो डेव मतलब डेवलपमेंट, और ऑपरेशन, ओपीएस मतलब ऑपरेशन, ऑपरेशन हो गया ऑप्स, और डेवलपमेंट हो गया डेव, राइट। ये दोनों मिला के क्या होता है, डेव ऑप्स होता है, राइट। तो मान लो कि किसी ने फेसबुक का एक एप्लीकेशन टीम किया, मान लो कि एक्स वाई जेड कंपनी है जो एक एप्लीकेशन डेवलप किया, किसके लिए, फेसबुक के लिए, राइट। और फेसबुक का एप्लीकेशन रन करने के लिए हमें क्या क्या रिक्वायरमेंट होगा, एक हार्डवेयर की रिक्वायरमेंट होगा जिसको हम सर्वर बोलते हैं या हार्डवेयर बोलते हैं, राइट। उसके अंदर सपोज डेट की 16 GB का मेमोरी रिक्वायरमेंट है इस एप्लीकेशन रन कराने के लिए, फेसबुक एप्लीकेशन रन कराने के लिए। 1 TB का स्टोरेज रिक्वायर्ड है, 16 कोर प्रोसेसर का रिक्वायर्ड है। और ऑपरेटिंग सिस्टम कुछ भी हो सकता है, चाहे विंडोज या लिनक्स पे ऑपरेटिंग सिस्टम रिक्वायर्ड है। और एप्लीकेशन को रन कराने के लिए जो भी डिपेंडेंसी फाइल चाहिए वो रिक्वायर्ड है, राइट। तो इसने एक हार्डवेयर खरीदा, उसके ऊपर जो कॉन्फ़िगरेशन, जिस जो कॉन्फ़िगरेशन रिक्वायर्ड है, हार्डवेयर खरीदा, उसके ऊपर डिपेंडेंसी सॉफ्टवेयर डाला, उसके ऊपर एप्लीकेशन रन किया, ये डेवलपमेंट फेज में है। एप्लीकेशन रन किया, ये ओके है, परफेक्ट है, राइट, ये कोई दिक्कत नहीं। अब ये कहाँ भेज देगा, डेवलपमेंट कर दिया एप्लीकेशन को, या इस तरह समझो। अब यहाँ पे डेवलपमेंट टीम है और दूसरा टीम है क्या, ऑपरेशन टीम है, राइट। इसके अलावा एक और टीम आता है, टेस्टिंग टीम, राइट। मान लो कि डेवलपमेंट टीम कोई एप्लीकेशन डेवलप किया, राइट, सपोज डेट कि एक मोबाइल ऐप का डेवलप किया, डेवलपमेंट टीम ने एक एप्लीकेशन डेवलप किया, राइट, मोबाइल ऐप। और ये मोबाइल ऐप का जो एप्लीकेशन डेवलप करेगा डेवलपमेंट टीम, वो क्या किया, पूरा का पूरा कोड लिखा, राइट, उसको बिल्ड किया, उसके बाद क्या किया, टेस्ट किया, राइट। ये कोड को, मोबाइल कोड को पूरा कोड लिखा, बिल्ड किया और टेस्ट किया, राइट। अब ये कोड को टेस्ट करने के बाद ये कहाँ भेज देगा, अगर आप इसके पास मशीन पे, जो मोबाइल डेवलपमेंट टीम है, डेवलपमेंट टीम के पास जो कोड प्रॉपर काम कर रहा है, राइट, ये मोबाइल एप्लीकेशन प्रॉपर काम कर रहा है, राइट। अब ये प्रॉपर काम कर रहा है तो कहाँ पे भेज देगा, टेस्टिंग के पास, राइट। टेस्टर चेक करेगा कि जो डेवलपर ने जो एप्लीकेशन डेवलप किया है प्रॉपर वर्क कर रहा है कि नहीं कर रहा है, राइट। अगर टेस्टिंग कंप्लीट होने के बाद ये कहाँ भेज देगा, ऑपरेशन टीम के पास, राइट। ऑपरेशन टीम को बोलते हैं प्रोडक्शन भी बोल सकते हैं, राइट, प्रोडक्शन भी बोलते हैं, जहाँ पे हम लाइव करते हैं, जहाँ पे एप्लीकेशन को लाइव करते हैं, राइट, उसको प्रोडक्शन बोलते हैं, राइट। प्रोडक्शन मतलब क्या होगा, एप्लीकेशन को लाइव करना, पब्लिकली डोमेन में अवेलेबल करा देना, राइट। अब ये डेवलपमेंट टीम ने तो पूरा प्रॉपर काम किया, इसके यहाँ पे प्रॉपर चल रहा है, राइट, एप्लीकेशन चल रहा है। अब ये जब टेस्टिंग के पास भेजा, तो टेस्टिंग के पास भेजा तो ये एप्लीकेशन नहीं चल रहा। मान लो कि ये मैं एप्लीकेशन का नाम मान लो कि एप्लीकेशन 1 है, ये एप्लीकेशन 1 है जिसके अंदर कोड लिखा, बिल्ड किया, टेस्ट किया। ये एप्लीकेशन 1 टेस्टिंग के पास भेजा, तो यहाँ पे ये एप्लीकेशन 1 काम नहीं कर रहा है, रनिंग नहीं कर रहा है। अब यहाँ पे टेस्टिंग की टीम के पास एप्लीकेशन रन नहीं कर रहा है, और यहाँ पे डेवलपमेंट टीम के पास प्रॉपर काम कर रहा है, बट टेस्टिंग टीम के पास वो एप्लीकेशन वर्क नहीं कर रहा है। अब रीजन क्या हो सकता है, मान लो कि जो ये एप्लीकेशन डेवलप किया, राइट, ऐप 1 डेवलप किया, ऐप 1 डेवलप करने के लिए यहाँ पे ऑपरेटिंग सिस्टम मान लो कि लिनक्स लिया। उसके बाद एप्लीकेशन रन कराने के लिए, अगर ये एप्लीकेशन जावा पे रन कर रहा है, तो यहाँ पे ऑपरेटिंग सिस्टम के ऊपर जावा इंस्टॉल होना चाहिए, जिसको बोलते हैं डिपेंडेंसी। उसके बाद उसके बाद इस एप्लीकेशन रन कराने के लिए मान लो कुछ और सॉफ्टवेयर चाहिए, एक्स्ट्रा सॉफ्टवेयर, मान लो सॉफ्टवेयर चाहिए। अब ये सारे सॉफ्टवेयर इसके पास अवेलेबल नहीं है। एक तो रीजन ये हो सकता है कि जो एप्लीकेशन डेवलप किया डेवलपमेंट टीम ने, वो टेस्टर को भेजा, हो सकता है उसके पास ऑपरेटिंग सिस्टम लिनक्स ना हो, उसके पास जावा फ्रेमवर्क ना हो, और उसके पास सॉफ्टवेयर, एक्स्ट्रा सॉफ्टवेयर जो एप्लीकेशन रन कराने के लिए चाहिए होगा वो नहीं होगा, हो सकता है एक कारण ये हो सकता है। दूसरा रीजन हो सकता है कि ये अगर ये तीनों चीज, राइट, ये एप्लीकेशन 1 वन चलाने के लिए डेवलपमेंट के पास जो जो भी डिपेंडेंसी, जो भी ऑपरेटिंग सिस्टम है,
वो सारे टेस्टर के पास हो, बट ये वर्जन मिसमैच करे। मान लो कि जावा का वर्जन अभी 1.5 इसके अंदर है और यहाँ पे 1.4 चल रहा है, जावा टेस्टर के पास 1.4 चल रहा है, राइट। तो ये वर्जन मिसमैच हो सकता है, राइट। तो ये दोनों रीजन हो सकता है, या मल्टीपल रीजन हो सकता है कि या एक्स्ट्रा सॉफ्टवेयर, मान लो कि इस एप्लीकेशन को चलाने के लिए सॉफ्टवेयर 1 2 3 4 5 5 सॉफ्टवेयर की सपोज डेट की रिक्वायर्ड है, राइट। एक्स्ट्रा सॉफ्टवेयर की रिक्वायर्ड सपोज कर रहे लेते हैं। अब ये 5 सॉफ्टवेयर यहाँ पे अवेलेबल नहीं है, यहाँ पे टेस्टर के पास 4 ही सॉफ्टवेयर अवेलेबल है। तो ये क्या हो गया, एक प्रॉब्लम सा आ गया कि जो भी डेवलपमेंट टीम काम कर रहा है, जो भी पैकेज डेवलप कर रहा है, जो भी एप्लीकेशन डेवलप कर रहा है, वो टेस्टर के पास जा तो रहा है, लेकिन टेस्टर वो प्रॉपर टेस्ट नहीं कर पा रहा है, राइट। रीजन क्या होता है कि जो चीज इसके पास है उसके पास कुछ न कुछ मिसमैच होगा, राइट। कभी कभी देखोगे कि कोई भी अगर एप्लीकेशन रन करते हो ना लैपटॉप पे, अगर मान लो कि आपने ऑफिस इंस्टॉल किया, राइट। लैपटॉप के अंदर आपने ऑफिस इंस्टॉल कर दिया, आज जैसे आपका ऑपरेटिंग सिस्टम है विंडोज का, राइट। विंडोज के ऊपर कोई एप्लीकेशन रन करते हैं, राइट। चाहे मान लो कि एप्लीकेशन के बदले मैंने ऑफिस इंस्टॉल किया इस लैपटॉप पे, जो आपके पास लैपटॉप है, राइट। तो ये क्या होता है कि ये रन करता है, राइट, रन करता है और 99% पे जाके ये रुक जाता है, राइट। अगर ये रन किया और 99% पे रुक जाता है, और इस रनिंग टाइम मान लो कि 40 मिनट्स लग गया, राइट। 40 मिनट लग गया। तो 40 मिनट का क्या मतलब हो गया कि जो आपने सॉफ्ट ऑफिस इंस्टॉल किया, राइट, और ऑफिस इंस्टॉल करने के बाद 40 मिनट तक चला, उसके बाद 99% पे रन स्टॉप हो जाता है। सम काइंड्स ऑफ होता है कि एप्लीकेशन ऐसा करते हो तो ऐसा होता होगा, राइट, या होता है। या मान लो कि आपने या ये 100% पे चला गया, 100% पे ये चला गया, 100% के बाद ये इंस्टॉल नहीं आता है, वार्निंग दे देता है या एरर दे देता है। एक दूसरा एग्जांपल ले लेते हैं। सपोज दैट कि आपने कोई लैपटॉप के ऊपर आपने कोई गेम इंस्टॉल किया, राइट। मान लो कि कोई गेम आपने चलाया, तो गेम इंस्टॉल करने के लिए लैपटॉप पे आपने क्या करते हैं, सबसे पहले गेम डाउनलोड करते हैं, राइट। डाउनलोड करते हैं, डाउनलोड करने के बाद इंस्टॉल करते हैं। इंस्टॉल करने के बाद अगर इंस्टॉल करते हैं, ड्यूरिंग द इंस्टॉलेशन टाइम में क्या होता है, ये 90% पे जाके रुक जाता है, राइट। गेम आपने डाउनलोड किया, इंस्टॉल हो रहा है, और इंस्टॉलेशन के टाइम में ये इंस्टॉलेशन होते होते 90% पे जाकर रुक जाता है। और ये जो टाइमिंग लगा है, मान लो कि ये 1 आवर्स कर लगा, राइट। तो ये 1 आवर्स आप चेक करते रहते हो कि ये मेरा कंप्लीट होगा, कंप्लीट होगा, कंप्लीट होगा, बट ये 90% पे रुक जाता है, ये 99% पे रुक जाता है। रीजन क्या होता है कि गेम के साथ कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, राइट। जो आपने गेम डाउनलोड किया, यही गेम किसी और दूसरे लैपटॉप पे चल रहा होगा, बट आपके लैपटॉप पे नहीं चलता है। रीजन क्या होता है कि जो गेम के अंदर जो भी डिपेंडेंसी फाइल है, राइट, वो आपके लैपटॉप पे नहीं अवेलेबल होता है, राइट। या होता है कभी कभी 1 घंटा चला और 100% पे गया, और उसके बाद ये इंस्टॉलेशन फेल हो जाता है, इंस्टॉलेशन फेल हो जाता है। मतलब क्या हो गया कि जो भी अब फेल हो जाता है, और इसके बाद अगर आप इसका वैलिडेट करेंगे तो यहाँ पे एरर आएगा, एरर आएगा कि डीएलएल फाइल नॉट फाउंड, राइट, फॉर दिस गेम एप्लीकेशन, राइट। तो ये गेम के पास कोई प्रॉब्लम नहीं, गेम तो प्रॉपर काम कर रहा है, बट जो डिपेंडेंसी चाहिए इस गेम को चलने के लिए, वो आपके लैपटॉप पे नहीं मिल पाता है, राइट। तो ये रीजन क्या होता है कि डिपेंडेंसी है उसको प्रॉपर नहीं मिल पाता है। तो प्रॉपर नहीं मिलेगा तो क्या होगा, इंस्टॉलेशन नहीं होगा, राइट। सेम काइंड्स ऑफ अगर एप्लीकेशन चला रहे हैं, राइट, एप्लीकेशन हम अपने लैपटॉप पे तो टेस्टिंग कर लिया, डेवलपर टेस्टिंग कर लिया, और जब डेवलपर टेस्टर के पास भेजेगा, टेस्टिंग टीम के पास भेजेगा, तो वहां पे प्रॉपर फंक्शन नहीं करता। रीजन क्या है कि उसको जो भी डिपेंडेंसी चाहिए वो मिसमैच होता है। हो सकता है उसके पास पूरा डिपेंडेंसी हो, राइट, उसके पास ये 5 सॉफ्टवेयर हो, जावा हो, लिनक्स हो, राइट, बट जो वर्जन चाहिए, राइट, वो वर्जन मिसमैच करता होगा, राइट। तो इस तरह का जो प्रॉब्लम सिनारियो में आया, उसको ट्रबल शूट करने के लिए क्या लाया गया, वर्चुअलाइजेशन लाया गया। अब मान लो यहाँ पे जो डेवलपमेंट टीम ने एक एप्लीकेशन डेवलप किया ऐप 1 करके। अब ये ऐप 1 को चाहिए, मान लो कि ऑपरेटिंग सिस्टम चाहिए प्लस सॉफ्टवेयर चाहिए, डिपेंडेंसी सॉफ्टवेयर चाहिए। अब ये
और प्लस एप्लीकेशन, ये एप्लीकेशन को रन करने के लिए ये तीन चीजें चाहिए सपोज डेट की। तो ये तीनों मिलाकर के एक एप्लीकेशन रन करेगा। अब ये तीनों चीज तो ऑपरेटिंग टेस्टिंग टीम को डेवलपमेंट टीम नहीं भेज सकता ना। ऑपरेटिंग सिस्टम कैसे भेजेगा यहाँ पे? आप सॉफ्टवेयर भेज सकते हो, एप्लीकेशन भेज सकते हो, बट ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं भेज सकते हो, राइट। तो ये क्या एक प्रॉब्लम था, इसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए मार्केट में क्या है, वर्चुअलाइजेशन। वर्चुअलाइजेशन के अंदर क्या होता है कि मान लो कि एक हार्डवेयर है, ये हार्डवेयर है, हार्डवेयर का मान लो कि रैम है 16 GB का, 1 TB का हार्ड ड्राइव है, राइट, और 8 कोर का प्रोसेसर। हार्डवेयर क्या करता है, इसके ऊपर हाइपरवाइजर लगा देता है, यहाँ पे वीएम क्रिएट करता है, हाइपरवाइजर के ऊपर वीएम क्रिएट करता है, राइट। अब मान लो कि यहाँ पे तीन वीएम है, राइट, VM1, VM2 और VM3 है। अब ये हाइपरवाइजर बेसिक क्या करता है, क्या जो टोटल रिसोर्स को वर्चुअलाइज कर देता है अकॉर्डिंग टू रिक्वायरमेंट। मान लो कि ये मेरा हार्डवेयर है टोटल, ये हार्डवेयर है, इस हार्डवेयर का कैपेसिटी है 16 GB का रैम, 1 TB का हार्ड ड्राइव, 8 कोर प्रोसेसर है। आगे इसके ऊपर एआई का हाइपरवाइजर लगा दिया। ये हाइपरवाइजर क्या करता है कि हार्डवेयर से जो भी रिसोर्स चाहिए उसको एलोकेट कर देता है, किसको, वर्चुअल मशीन को। तो यहाँ पे मैं वर्चुअल मशीन क्रिएट कर लिया 1 और 2 और 3। अब इस वर्चुअल मशीन के अंदर मान लो कि 4 GB का रैम इसके अंदर है, रिक्वायर्ड है, 4 GB का इसके अंदर रिक्वायर्ड है, और 4 GB का अंदर इसके रिक्वायर्ड है। तो कितना हो गया, 12 GB का रिक्वायर्ड हो गया तीनों वर्चुअल मशीन मिला करके। और यहाँ पे कितना अवेलेबल है, 16 GB का, राइट। यहाँ पे एक और वर्चुअल मशीन 4 GB का क्रिएट कर सकता है, राइट। तो वर्चुअलाइजेशन क्या करता है कि रिसोर्स को एलोकेट कर देता है वर्चुअल मशीन को, राइट, जो भी वर्चुअल मशीन हम क्रिएट करते हैं। अब ये क्या किया, अभी ये वर्चुअल मशीन के ऊपर, वीएम के ऊपर क्या किया, एप्लीकेशन इंस्टॉल किया, राइट। एक बार हाइपरवाइजर क्रिएट करने के बाद जो ये वर्चुअल मशीन है, यहाँ पे वीएम क्रिएट करेगा, ये वीएम, वीएम के ऊपर क्या करेगा, ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल करेगा, उसके ऊपर डिपेंडेंसी और सॉफ्टवेयर, राइट। ये एप्लीकेशन, मैं यहाँ पे एप्लीकेशन लिख देता हूँ, राइट। तो एप्लीकेशन का मतलब क्या होगा कि जो भी एप्लीकेशन से रिलेटेड डिपेंडेंसी या सॉफ्टवेयर होगा और एप्लीकेशन, ये टोटल इंस्टॉल कर दिया इसके ऊपर, राइट। इंस्टॉल के ऊपर अब ये वर्चुअल मशीन को हम क्या कर सकते हैं, इमेज क्रिएट कर सकते हैं, राइट। और इमेज क्रिएट करके हम टेस्टिंग टीम को भेज सकते हैं, राइट। अब टेस्टिंग टीम क्या करेगा, सेम इमेज को, या टेस्टिंग टीम क्या करेगा, सेम इमेज को डिप्लॉय कर देगा और वर्चुअल मशीन पे यहाँ पे सारे सेम एप्लीकेशन रन करने लगेगा। अब इमेज कैसे क्रिएट करते हैं वो EC2 इंस्टेंस के अंदर बताए हुए हैं। डॉकर पढ़ाना शुरू में नहीं स्टार्ट किया था, रीजन यही था कि थोड़ा सा लिनक्स का हैंड्स ऑन हो जाए, राइट, AWS का हैंड्स ऑन हो जाए, फिर ये ओपन सोर्स टूल्स है, पढ़ाएंगे इसको बाद में। अब ये हाइपरवाइजर करना वर्चुअलाइजेशन का भी एक अपना डिपेंडेंसी है, लिमिटेशंस है, राइट। वर्चुअलाइजेशन का अपना लिमिटेशंस है। सपोज दैट कि यहाँ पे एक हार्डवेयर है, इस हार्डवेयर का कैपेसिटी है 16 GB का रैम, 16 GB रैम और 1 TB का हार्ड ड्राइव, ठीक है, 8 कोर प्रोसेसर है। अब इसके ऊपर हाइपरवाइजर चलता है, राइट। इसके ऊपर हम वीएम क्रिएट करते हैं, राइट। मान लो कि यहाँ पे दो वीएम क्रिएट किया, एक का दे दिया 8 GB का रैम एलोकेट कर दिया, दूसरे का मैंने कर दिया 4 GB का रैम एलोकेट कर दिया। ये 8 GB का रैम एलोकेट किया या और 4 GB का रैम एलोकेट किया, ये डिपेंड्स ऑन द रिक्वायरमेंट्स ऑफ द एप्लीकेशंस। ऐसा नहीं है कि अगर मैं यहाँ पे 6 GB भी कर सकता हूँ, राइट। मान लो कि यहाँ पे कोई एप्लीकेशन चल रहा है, गेमिंग एप्लीकेशन, राइट, ये गेमिंग एप्लीकेशन है, गेमिंग एप्लीकेशन के रिक्वायरमेंट हो गया 8 GB का रैम, राइट। तो 8 GB का रैम हमने क्या किया, यहाँ पे एलोकेट कर दिया। यहाँ पे एक नॉर्मल एप्लीकेशन चल रहा है, तो ये इस नॉर्मल एप्लीकेशन के लिए हमें 4 GB का रैम चाहिए, तो 4 GB का रैम एलोकेट कर दिया। एक बार रैम एलोकेट कर देते हैं वर्चुअल मशीन के ऊपर, जब वर्चुअल मशीन क्रिएट करते हैं, राइट, ड्यूरिंग द, जब रैम कब एलोकेट करते हैं, CPU कब एलोकेट करते हैं, ड्यूरिंग द क्रिएशन ऑफ द वर्चुअल मशीन। जब VM बनाते समय ही हम रैम और
सीपीयू एलोकेट करते हैं, स्टोरेज एलोकेट करते हैं। एक बार एलोकेट कर दिया, इसके ऊपर क्या करते हैं, ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल करते हैं और इसके ऊपर एप्लीकेशन इंस्टॉल करते हैं। सेम काइंड्स ऑफ यहाँ पे भी ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल करेंगे और एप्लीकेशन इंस्टॉल करेंगे, राइट, वर्चुअल मशीन पे। अब यहाँ पे लिमिटेशन क्या है कि एक बार आपने 8 GB का रैम एलोकेट कर दिया एक वर्चुअल मशीन के लिए और दूसरे वर्चुअल मशीन के लिए 4 GB का एलोकेट कर दिया। तो जब एलोकेट कर देते हैं तो यहां से क्या करता है, रैम डिक्रीज हो जाता है, राइट। जैसे हमने एक वर्चुअल मशीन क्रिएट किया, उसको 8 GB रैम एलोकेट किया, तो यहाँ पे कितना 8 GB यहाँ से माइनस हो जाएगा, राइट। तो यहाँ पे कितना बचेगा, 8 GB बचेगा। और दूसरा वर्चुअल मशीन क्रिएट किया तो यहाँ पे 4 GB ले लिया, तो यहाँ पे कितना बचेगा, 4 GB बचेगा। क्योंकि 8 GB इस वर्चुअल मशीन को दे दिया और इस वर्चुअल मशीन को 4 GB एलोकेट कर दिया। तो एक बार आपने सर्वर से रैम को एलोकेट कर दिया है, रिसोर्स को एलोकेट कर, रैम, सीपीयू और स्टोरेज तीनों में आपने एलोकेट कर दिया, तो ये क्या हो जाता है, फिक्स हो जाता है, राइट। इसको आप उसको फिर दोबारा उसके पास आप नहीं भेज सकते, राइट। रैम एलोकेट कर दिया तो कर दिया, चाहे इसके ऊपर एप्लीकेशन, अभी गेमिंग एप्लीकेशन का रिक्वायरमेंट है 8 GB का मेमोरी का, अगर यहाँ पे 6 GB ही मेमोरी अभी कंजम्पशन कर रहा है, तो बाकी 2 GB यहाँ पे लॉस हो रहा है, राइट। यहाँ पे अगर एप्लीकेशन को रन करने के लिए 4 GB का रिक्वायरमेंट आपने डाला है, राइट, और कंजम्पशन 1 GB का कंजम्पशन कर रहा है, तो 3 GB का जो मेमोरी है यहाँ पे एलोकेशन, सॉरी, यहाँ पे रिसोर्सेस लॉस हो रहा है। अगर यहाँ पे 2 GB, हमने दो वर्चुअल मशीन तो क्रिएट कर दिया, वर्चुअल 1 और वर्चुअल 2, दो वर्चुअल मशीन क्रिएट कर दिया यहाँ पे। अब ये VM1 को लोकेट कर एलोकेट कर दिया 8 GB, दूसरे को 4 GB, राइट। अगर तीसरा VM क्रिएट करना चाहते हैं और इसका मान लो कि रिक्वायरमेंट है, इस VM का रिक्वायरमेंट है 8 GB का, तो यहाँ पे तो ऑलरेडी कंजप्शन हो चुका है, रिसोर्स एलोकेशन हो चुका है, तो ये तीसरा VM क्रिएट नहीं कर पाएगा क्योंकि इसके पास मेमोरी, सफिशियंट मेमोरी नहीं है। क्योंकि 8 GB ऑलरेडी इसको दे चुका है, 4 GB इसको ऑलरेडी दे चुका, तो 12 GB तो ऑलरेडी दे चुका है, इसके पास अभी कितना बचा है, 4 GB का रिमेनिंग मेमोरी बचा हुआ। लेकिन अगर तीसरा एप्लीकेशन आप रन करना चाहते हैं सेम वर्चुअल मशीन पे, सेम हाइपरवाइजर पे, तो इस वर्चुअल मशीन हम क्रिएट नहीं कर सकते क्योंकि सफिशियंट रिसोर्सेस हमें नहीं मिलेगा। तो ये क्या था, हमारा लिमिटेशन था, राइट। और एक बार आपने एलोकेट कर दिया तो फिर इसके बाद चाहे इसके अंदर कंजप्शन 50% हो रहा है, 20% हो रहा है या 100% हो रहा है, कोई फर्क नहीं पड़ता, ये दोबारा इसको एलोकेट नहीं कर सकता है। तो दिस इज द लिमिटेशन ऑफ द वर्चुअलाइजेशन। अब एक और एग्जांपल ले लेते हैं, राइट। यहाँ पे मान लो कि एक हार्डवेयर है, राइट, ये हार्डवेयर है मेरा, जिसके ऊपर 16 GB का मेमोरी है, राइट, 1 TB का हार्ड ड्राइव है और 16 कोर प्रोसेसर है, राइट। अब यहाँ पे हमने बीएम क्रिएट किया और इसको देना है मेमोरी, मान लो कि जे 8 GB का मेमोरी इसको देना है। तो ये मेमोरी जब हम बीएम क्रिएट करते हैं, तो बीएम क्रिएट करते हैं तो मेमोरी, हम जितना मेमोरी हमें चाहिए बीएम क्रिएट करते समय जितना मेमोरी चाहिए, हम कहाँ बोलते हैं, हम किसको बोलते हैं, हाइपरवाइजर को इंफॉर्मेशन देते हैं। हाइपरवाइजर को बोलते हैं कि हमें इतना बीएम चाहिए इस बीएम के लिए, सॉरी, इतना मेमोरी चाहिए इस बीएम के लिए, राइट। मुझे एक बीएम क्रिएट करना है जिसको मुझे 8 GB का रैम एलोकेट करना है। तो हाइपरवाइजर क्या करता है, हाइपरवाइजर ये हाइपरवाइजर के पास, हार्डवेयर के पास जाता है, हार्डवेयर के पास जितना मेमोरी है उस मेमोरी से निकाल के 8 GB मेमोरी रिक्वायरमेंट करके 8 GB मेमोरी निकाल के वर्चुअल मशीन को दे देता है। अगेन अगर मैं दूसरा वर्चुअल मशीन क्रिएट करता हूँ, राइट, और इसको चाहिए, अगर मैं 6 GB का मेमोरी चाहिए, तो ये बीएम क्या करेगा, जब बीएम क्रिएट करेंगे तो बीएम हम रिसोर्स एलोकेट करेंगे कि हमें 6 GB का मेमोरी चाहिए, राइट। तो 6 GB मेमोरी कहाँ पे किसके पास जाएगा, हाइपरवाइजर के पास जाएगा। हाइपरवाइजर कहाँ पे जाएगा, अगेन हार्डवेयर के पास जाएगा और हार्डवेयर से लेके 6 GB मेमोरी इसको वर्चुअल मशीन को दे देगा। अगर फिर तीसरा मशीन क्रिएट किया और यहाँ पे 4 GB का रिक्वायरमेंट है मेमोरी का बीएम के लिए, तो ये अगेन जाएगा हार्डवेयर के पास, और हार्डवेयर के पास अभी मेरा क्या हो गया, 8 GB और 6 GB, 14 GB ऑलरेडी यूज हो चुका है, तो इसके पास कितना 2 GB का मेमोरी स्पेस, सॉरी, रिमेनिंग मेमोरी कितना बचा, 2 GB का। लेकिन अब हमें चाहिए कितना, बीएम का 4 GB का। तो यहाँ इसके पास जाएगा, यहाँ इसको मिलेगा नहीं, तो यहाँ पे बोल देगा कि देयर इज नो सफिशियंट मेमोरी टू क्रिएट वर्चुअल मशीन।
तो ये क्या करता है, कम्युनिकेट जो करता है हाइपरवाइजर के थ्रू कम्युनिकेट करता है। एक एग्जांपल आप मैं बता देता हूँ कि सपोज डैट कि आप अपने ऑफिस के या मान लो कि एक यहाँ पे जैसे बता दिया ना इसको हाइपरवाइजर लेते। अब मान लो कि यहाँ पे एक मेरा आपके पास एक लैपटॉप है, सपोज डैट एक लैपटॉप है, राइट। लैपटॉप के ऊपर आपने हार्डवेयर लगा हुआ है, राइट, ये हार्डवेयर है। लैपटॉप मतलब क्या हो गया, हार्डवेयर हो गया, या हार्डवेयर। हार्डवेयर के अंदर जो भी कॉन्फ़िगरेशन, मान लो कि 4 GB का मेमोरी है, 250 GB का हार्ड ड्राइव है, और 4 कोर प्रोसेसर है। इसके ऊपर ऑपरेटिंग सिस्टम मान लो कि विंडोज डला हुआ है या लिनक्स डला हुआ है। इसके ऊपर आप क्या करते हो, सॉफ्टवेयर सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करते हो, राइट। सॉफ्टवेयर मान लो कि ऑफिस हो गया, MS ऑफिस हो गया, या PDF हो गया, या कोई मूवी चला रहे हो तो मूवी का सॉफ्टवेयर आपने डाल दिया। तो जब आप MS ऑफिस के अंदर, मान लो कि आपने MS ऑफिस सूट के अंदर आपने वर्ड फाइल रन किया, जैसे ही वर्ड फाइल रन किया तो वर्ड फाइल क्या करता है, सॉफ्टवेयर कहाँ पे रन करता है, विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम पे, राइट। तो ऑपरेटिंग सिस्टम और हार्डवेयर, ये मेरा क्या पार्ट हो गया, हार्डवेयर हो गया। ऑपरेटिंग सिस्टम और हार्डवेयर के बीच में एक कर्नल होता है। वो कर्नल क्या करता है कि जो भी रिसोर्सेस, जो भी आप सॉफ्टवेयर चला रहे हो, उस सॉफ्टवेयर के लिए कितना रिसोर्स की रिक्वायरमेंट होगी, वो क्या करेगा, हार्डवेयर से लेके दे देगा, राइट। मान लो कि ये वर्ड चला रहा है, वर्ड यहाँ पे कर्नल होता है, राइट। कर्नल क्या करता है कि यहाँ पे इस वर्ड को चलाने के लिए जितना आपको मेमोरी चाहिए, राइट। कर्नल वर्ड कहाँ पे इंस्टॉल है, विंडोज पे। और विंडोज पे आप जब ही विंडोज पे आपने वर्ड चलाए, तो इसको चलाने के लिए, वर्ड चलाने के लिए या PDF चलाने के लिए कितना मेमोरी के रिक्वायरमेंट है, ये क्या करेगा, कर्नल यहाँ हार्डवेयर से कनेक्ट करेगा और यहाँ से मेमोरी लेके आपको दे देगा। इस तरह से काम करता है। सेम टाइप्स ऑफ काम यहाँ पे हाइपरवाइजर करता है, राइट। हाइपरवाइजर के अंदर क्या करता है कि जैसे ही आपको जितना रिसोर्स चाहिए आप किसको बोलते हैं, हाइपरवाइजर को बोलते हैं। हाइपरवाइजर कहाँ से कनेक्ट करता है, जो हार्डवेयर होता है, जो हार्डवेयर लगा होता है हाइपरवाइजर, जिस हार्डवेयर पे हाइपरवाइजर चलता है, उस हार्डवेयर पे कनेक्ट करेगा हाइपरवाइजर, वहां से लेके रिसोर्स एलोकेट कर देगा वर्चुअल मशीन पे। अब जब देखते होगे ना कि रियल लाइफ में देखते होगे, तो राइट क्लिक करते होगे तो टास्क मैनेजर होता है विंडोज लैपटॉप पे। टास्क मैनेजर पे जब क्रिएट कर रहे होगे तो कितना, कौन सा प्रोसेसर कितना टाइम ले रहा है, वहां पे दिखाता है कितना मेमोरी कंजप्शन कर रहा है। ठीक है, वो कहाँ से देता है, वो कर्नल देता है। कर्नल इज द मीडिएटर, राइट। जिस सॉफ्टवेयर को, जिस एप्लीकेशन को जितना मेमोरी चलाने के लिए जो भी रिक्वायर्ड रिसोर्सेज होता है, चाहिए, जो भी रिक्वायर्ड रिसोर्सेज चाहिए वो उसको दे देता है। अब वर्चुअलाइजेशन के अंदर क्या क्या लिमिटेशन था, एक बार चेक कर लेते हैं। लिमिटेशन ये था कि जो भी हार्डवेयर है, मान लो कि 16 GB का मेमोरी है, 1 TB का हार्ड ड्राइव है, और 8 कोर प्रोसेसर है, राइट। इसके ऊपर हाइपरवाइजर लगाया। अगर ये VMware चला रहे हैं तो यहाँ पे क्या हो गया, हाइपरवाइजर का नाम ESXi हाइपरवाइजर का नाम हो गया, राइट। इसके ऊपर हम क्या करते हैं, VM क्रिएट करते हैं। अब इस VM को यहाँ पे मान लीजिए 8 GB का मेमोरी दे दिया, और यहाँ पे 4 GB का मेमोरी दे दिया। तो यहाँ तीसरा हम VM क्रिएट नहीं कर सकते 8 GB का। 8 GB का हम क्रिएट नहीं कर सकते हैं। रीजन क्या है कि रिसोर्स हमें यहाँ से मिल नहीं रहा है, क्योंकि रिसोर्स का ऑलरेडी एलोकेशन हो चुका है इस VM के साथ। तो एक तो लिमिटेशन हो गया कि जो भी रिसोर्स आपने एक बार एलोकेट कर दिया, वो पार्टिकुलर VM के लिए फिक्स हो गया। चाहे इसके अंदर 100% कंजम्पशन करेगा या नहीं करेगा, उस पर डिपेंड करता है। अब इसके ऊपर दूसरा काम क्या करते हैं, ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल करते हैं। यहाँ पे भी ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल करते हैं, राइट। इंस्टॉल करते हैं तो जैसे अगर आप विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल कर रहे हो, राइट, तो विंडोज का ऑपरेटिंग सिस्टम जब इंस्टॉल करते हैं तो लाइसेंस रिक्वायर्ड होता है। यहाँ पे दो लिमिटेशन हो गया, एक तो रिसोर्स एलोकेशन का एक बार फिक्स हो गया, दूसरा विंडोज का, राइट, लाइसेंसेस का, राइट। जितने भी आप VMs क्रिएट करेंगे, हर एक के ऊपर ऑपरेटिंग सिस्टम चलाएंगे, तो ऑपरेटिंग एप्लीकेशन चलाने के लिए हमें कोई ना कोई ऑपरेटिंग सिस्टम की रिक्वायर्ड होती है, राइट। तो ये जो भी
ऑपरेटिंग सिस्टम होता है वो क्या होता है, लाइसेंसिंग होता है। अगर हम विंडोज की केस करेंगे, विंडोज की बात करेंगे, तो विंडोज के अंदर क्या, जो भी ऑपरेटिंग सिस्टम होता है लाइसेंसेस होता है। अब अपने लैपटॉप जब परचेज करते हो तो लैपटॉप में आप देखते हो सिंगल यूजर लाइसेंस, सॉरी, लैपटॉप के अंदर जब आपने विंडोज इंस्टॉल करते हो तो राइट है, तो वहां पे लाइसेंस आपको देना पड़ता है। आप चाहे पायरेटेड चला सकते हो, लेकिन आप जब विंडोज ओरिजिनल चलाओगे तो आपको लाइसेंस लेना पड़ेगा। या प्री कॉन्फ़िगर्ड विंडोज आता है, लाइसेंस के साथ आता है लैपटॉप। तो दो तरह से आप ले सकते हो, या तो इनबिल्ड लैपटॉप इनबिल्ड लाइसेंस के साथ, ऑपरेटिंग सिस्टम लाइसेंस के साथ ले सकते हो, या आपने मशीन खरीदा, लैपटॉप खरीदा, डॉस बेस्ड लैपटॉप खरीदा और मार्केट से ऑपरेटिंग सिस्टम खरीदा और ऑपरेटिंग सिस्टम को आपने इंस्टॉल किया लैपटॉप पे, राइट। तो यहाँ पे डिपेंडेंसी क्या था, ऑपरेटिंग सिस्टम, राइट। अगर मान लो यहाँ पे विंडोज 2022 चल रहा है, तो यहाँ पे ये विंडोज 2022 का लाइसेंस आपको लेना पड़ेगा वर्चुअल मशीन पे ऑपरेटिंग सिस्टम चलाने के लिए, राइट। अगर आपने एक हाइपरवाइजर पे 4 वर्चुअल मशीन क्रिएट किया, चारों पे विंडोज डला है, तो आपके पास 4 लाइसेंसेस होनी चाहिए, तभी आप विंडोज को रन कर सकते हो। कहाँ पे, ऑपरेटिंग वर्चुअल मशीन पे आप ऑपरेटिंग सिस्टम रन कर सकते हो। तो दीज टू आर्स लिमिटेशन। तीसरा क्या हो गया, अब कंटेनर के अंदर, अब ये इसके बाद, राइट, वर्चुअलाइजेशन के बाद आया कंटेनर। कंटेनर क्या होता है, कंटेनर के अंदर क्या होता है कि आपके पास हार्डवेयर है, मैं डॉकर की बात कर रहा हूँ, हार्डवेयर है, इस हार्डवेयर के ऊपर जो भी कॉन्फ़िगरेशन, मान लो 16 GB का मेमोरी है, 250 GB का हार्ड ड्राइव है और सिक्स कोर प्रोसेसर है, इसके ऊपर क्या करते हैं, ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल करते हैं। ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल करने के बाद ऑपरेटिंग सिस्टम पे हम क्या करते हैं, डॉकर इंस्टॉल करते हैं, राइट, जिसको डॉकर इंजन बोलते हैं। इसके ऊपर वर्चुअल मशीन क्रिएट करते हैं, ये वर्चुअल मशीन इज कॉल्ड कंटेनर, राइट। वर्चुअलाइजेशन के केस में जब हम वर्चुअल मशीन क्रिएट करते हैं उसको बोलते हैं वीएमवेयर, सॉरी, वर्चुअल मशीन। लेकिन डॉकर के केस में जब डॉकर के ऊपर हम वीएम क्रिएट करते हैं उसको बोलते हैं क्या, कंटेनर। ये क्या हो गया, कंटेनर। अब ये कंटेनर का अपना कोई ऑपरेटिंग सिस्टम से नहीं होता है, ये क्या करता है, ये जो होस्ट का ऑपरेटिंग सिस्टम के हेल्प से चलता है। जो भी होस्ट का, सपोज डेट कि यहाँ पे लाइनक्स का ऑपरेटिंग सिस्टम है, तो लाइनक्स का ऑपरेटिंग सिस्टम यूज करके ये कंटेनर कंटेनर के ऊपर एप्लीकेशन रन करते हैं। अब यहाँ पे देखो, अब जब कंटेनर के ऊपर ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं होगा तो एप्लीकेशन रन कैसे करेगा, एप्लीकेशन कैसे रन करेगा, तो एप्लीकेशन होस्ट का ऑपरेटिंग सिस्टम यूज करके कंटेनर्स एप्लीकेशन रन करेगा। अब ये इसका अपना एप्लीकेशन का क्या मतलब, से अपना ऑपरेटिंग सिस्टम का क्या मतलब हो गया, वो एक बार देख लेते हैं। डोका के अंदर क्या होता है, डॉकर का यूज कैसे करते हैं, राइट, कंटेनर कैसे क्रिएट करते हैं, डॉकर के अंदर कंटेनर कैसे क्रिएट करते हैं, तो देख लेते हैं, राइट। मान लो कि ये मेरा हार्डवेयर है, राइट। इस हार्डवेयर का कैपेसिटी है 16 GB का मेमोरी, राइट, 250 GB का हार्ड ड्राइव और उस 8 कोर प्रोसेसर। इसके ऊपर क्या करते हैं, ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल करते हैं। ऑपरेटिंग सिस्टम जस्ट लाइक VMware के अंदर हम क्या करते हैं, अगर मेरा ये VMware है, राइट, वर्चुअलाइजेशन सॉफ्टवेयर है, इसके अंदर हार्डवेयर चल रहा है, ये हार्डवेयर है, हार्डवेयर के ऊपर क्या करते हैं, ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल करते हैं, राइट। ये मान लो कि 16 GB का मेमोरी हो गया, 250 GB का हार्ड ड्राइव हो गया और 8 कोर प्रोसेसर हो गया। इसके ऊपर हम क्या इंस्टॉल करते हैं, हाइपरवाइजर इंस्टॉल करते हैं। तो सेम काइंड्स ऑफ हाइपरवाइजर यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे हाइपरवाइजर होता है। इसके ऊपर हम क्या करते हैं, वर्चुअल मशीन क्रिएट करते हैं, VMware के केस में या वर्चुअलाइजेशन के केस में। लेकिन डॉकर के केस में हम क्या करते हैं, हार्डवेयर के ऊपर ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल करते हैं। ये ऑपरेटिंग सिस्टम कुछ भी हो सकता है, लिनक्स हो सकता है, विंडोज हो सकता है। इसके ऊपर हम क्या करते हैं, डॉकर इंस्टॉल करते हैं, डॉकर इंजन इंस्टॉल करते हैं, जिसको बोलते हैं डॉकर इंजन। और इसके ऊपर हम जो वर्चुअल मशीन क्रिएट करते हैं जिसको बोलते हैं कंटेनर। अब मान लो कि यहाँ पे एक कंटेनर चल रहा है लिनक्स का, RHEL चल रहा है, दूसरा चल रहा है उबंटू का। अब यहाँ पे मान लो कि लिनक्स चल रहा है, यहाँ पे RHEL चल रहा है, RHEL चल रहा है लिनक्स, यहाँ पे जो ऑपरेटिंग सिस्टम है RHEL है। और यहाँ पे चल रहा है उबंटू, और यहाँ पे मेरा जो ऑपरेटिंग सिस्टम है वहां पे RHEL चल रहा है, राइट। और यहाँ पे हमें क्रिएट करना है लिनक्स,
और दूसरा क्रिएट करना है उबंटू क्रिएट करना है कंटेनर पे, और ये लिनक्स के ऊपर हम क्या करेंगे, एप्लीकेशन इंस्टॉल करेंगे या उबंटू के अंदर एप्लीकेशन इंस्टॉल करेंगे। और ये कहाँ पे इंस्टॉल होगा, इस कंटेनर्स के अंदर हम करना चाहते हैं, सपोज डेट करना चाहते हैं। तो इसका तो कोई ऑपरेटिंग सिस्टम होता नहीं, ये क्या करता है, जैसे ही हम कंटेनर क्रिएट करते हैं, राइट, जैसे वीएम क्रिएट करते हैं यहाँ पे हाइपरवाइजर के अंदर, वैसे हम कंटेनर क्रिएट करते हैं डॉकर इंजन पे, राइट। तो डॉकर इंजन पे सपोज डेट कि हम कंटेनर क्रिएट करना है लिनक्स का, तो कोई भी देखो लिनक्स यूनिक्स यूनिक्स का ही कोड 90% यूज करता है, 95% यूज करता है कौन, लिनक्स और सेंटोस ईवी 95% यूज करता है। उसके बाद अगर कोई भी लिनक्स फ्लेवर का, चाहे RHEL हो गया, तो RHEL हो गया, तो ईवी 95% कहाँ यूज, किसका यूज करता है कोड, यूनिक्स का कोड यूज करता है। तो जितने भी यूनिक्स का फ्लेवर है, यूनिक्स का फ्लेवर कौन सा हो गया, रेड हैट लाइनक्स हो गया, काली लिनक्स हो गया, सेंटोस हो गया, उबंटू हो गया, राइट, ये क्या है, लिनक्स यूनिक्स का फ्लेवर्स है। मतलब हर एक ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर, जैसे मैंने RHEL का बताया या सेंटोस का बताया, ये 95% कोड यूज करता है किसका, यूनिक्स का। तो यहाँ पे अगर मान लो कि यहाँ पे लिनक्स चला रहा है, राइट, लिनक्स इसको कंटेनर रन करना है, इस लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम कंटेनर पे चलाना है, तो ये क्या करेगा, 95% तो मिल गया ऑपरेटिंग सिस्टम से, जो होस्ट ऑपरेटिंग सिस्टम है यहाँ पे, राइट, इस कंटेनर के लिए। बाकी 5% क्या करता है, जो 5% क्या करता है, डॉकर हब से इमेज उठा लेता है, यहाँ से इमेज उठाया, और यहाँ पे अब इस लिनक्स इस कंटेनर को रन करने के लिए हमें मान लो कि यहाँ पे डॉकर इंजन पे हमने एक कंटेनर क्रिएट करना है लिनक्स का, राइट। तो ये क्या करेगा, लिनक्स का RHEL का कंटेनर क्रिएट करना है, तो डॉकर हब क्या करेगा, डॉकर हब 95% कोड जो ले लेगा ऑपरेटिंग सिस्टम यूनिक्स को चलाने के लिए, किससे, ऑपरेटिंग सिस्टम से ले लेगा, और 5% इमेज कहाँ से ले लेगा, डॉकर हब से ले लेगा, राइट। तो यहां से कोड उठाएगा, डॉकर हब से कोड उठाएगा, ये डॉकर इंजन, राइट, और यहाँ पे अपना कोड पेस्ट करेगा, राइट, जो इमेजेस यहाँ से उठाएगा, डॉकर हब से इमेज उठाएगा और कोड पेस्ट करेगा, यहाँ पे अपने डॉकर इंजन पे पेस्ट करेगा, और इसको लिनक्स को, और 95% यहाँ पे 5% यहाँ से ले लिया, और 95% से यहाँ पे ले लिया, 95 + 5 100% हो गया, 100% मिला के एक कंटेनर क्रिएट कर दिया, जैसे जो भी लिनक्स का कंटेनर होगा। देखो ये यूनिक्स क्या है, ओपन सोर्स है, यूनिक्स क्या है, ओपन सोर्स है, राइट। यूनिक्स के अंदर क्या होता है कि जो भी कोड लिया, राइट, यूनिक्स के अंदर जो भी कोड लिखा हुआ है, राइट, चूंकि ये मार्केट में अवेलेबल है, ओवर द इंटरनेट यूनिक्स का कोड अवेलेबल है, राइट। अब इस यूनिक्स का कोड उठाया एक कंपनी है IBM, इस यूनिक्स का कोड उठाया, चूंकि ओपन सोर्स है, फ्री में अवेलेबल है, इस यूनिक्स का कोड उठाया और अपना लोगो लगा दिया, IBM AIX, और ये अपना ऑपरेटिंग सिस्टम क्रिएट कर लिया एक्स करके। क्योंकि ये कोड कहाँ पे अवेलेबल है, मार्केट में ओपन सोर्स है, इंटरनेट पे अवेलेबल है, राइट। दूसरा कंपनी आया रेड हैट, इस यूनिक्स का कोड उठाया और यहाँ पे अपना लोगो बना दिया, यूनिक्स का कोड उठाया और उसका फ्रंट एंड डेवलप किया और एक ऑपरेटिंग सिस्टम क्रिएट कर दिया, रेड हैट लिनक्स। यहाँ पे समझ में आ रहा है कि और समझाओ इसके अंदर। तो यूनिक्स की तो क्या है, यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम है, राइट, जो कि इसका कोड ओपन सोर्स है, राइट, कि ओवर द इंटरनेट अवेलेबल है। तो अभी यहाँ पे क्या किया, यूनिक्स का कोड अवेलेबल है, अगर मान लो कि विंडोज का कोड अवेलेबल करा दे, बने ओपन सोर्स कर दे, राइट, गिटहब पे डाल दे या सेंट्रल रिपोजिटरी पे डाल दे, तो हम क्या करेंगे, उसका कोड उठाएंगे, उसका फ्रंट एंड केवल चेंज करेंगे, इमेज चेंज करेंगे और अपना लोगो लगा के अपना ऑपरेटिंग सिस्टम बना देंगे। तो सेम काइंड्स ऑफ क्या किया यूनिक्स RHEL ने, सेंटोस ने, राइट, उबंटू ने क्या किया, यूनिक्स का कोड उठाया और अपना लोगो लगा दिया उबंटू, इसमें कुछ चेंजेस किया, डिफरेंट थोड़ा सा चेंजेस वगैरह कर दिया, यहाँ पे लगा दिया उबंटू। अमेजन ने अपना इसका उठाया, नहीं, क्या बोलते हैं, यूनिक्स का कोड उठाया और यहाँ पे अमेजन लिनक्स करके एक इमेज लगा दिया
और अमेजन लिनक्स अपना ऑपरेटिंग सिस्टम क्रिएट कर लिया। तो फ्लेवर यूनिक्स का फ्लेवर में क्या हो गया, यूनिक्स के अंदर अब मान लो कि यूनिक्स के अंदर मान लो कि हमने RHEL यूज कर रहे हैं, राइट, रेड हैट लिनक्स, इंटरप्राइज लिनक्स, राइट, या सेंटोस, या मान लो काली लिनक्स, हैकिंग के लिए यूज होता है काली लिनक्स, या अमेजन लिनक्स। अब ये यूनिक्स का फ्लेवर, यूनिक्स का कोड उठाया, अगर मान लो यूनिक्स का कोड उठाए, अपना लोगो लगा दिया, अपना इमेज लगा दिया और बना दिया RHEL, राइट, लेकिन कोड तो इसका ही उठाया ना, यूनिक्स का। तो यूनिक्स का कोड उठाया, तो मान लो कि यूनिक्स का कोड 98% कोड यहाँ से लिया, यूनिक्स से लिया RHEL के लिए, और 2% अपना कुछ लोगो लगाया और इमेजेस लगाया, राइट, और अपना क्रिएट कर दिया रेडेट लिनक्स। सेंटोस सेम काम किया, 90%, 99% यहाँ से ले लिया, अपना 1% का एक इमेज क्रिएट किया, डेवलपमेंट क्रिएट किया, उसमें कोई अंदर, या 5% यहाँ पे कोड अपना यूटिलाइज किया और इमेज क्रिएट किया, और इस इमेज को यहाँ से कोड उठाया और बना दिया अपना ऑपरेटिंग सिस्टम्स। तो बैक आते हैं डॉकर पे, राइट। अब डॉकर को रन करने के लिए हमें हार्डवेयर चाहिए, राइट, जिसका कॉन्फ़िगरेशन मान लो कि 16 GB का मेमोरी है, 250 GB का हार्ड ड्राइव है, और 8 कोर प्रोसेसर है। इसके ऊपर क्या करते हैं, ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल करते हैं। ऑपरेटिंग सिस्टम के ऊपर डॉकर इंजन इंस्टॉल करते हैं। उसके ऊपर हम क्या करते हैं, कंटेनर क्रिएट करते हैं। अब सपोज डेट कि हमें 2 कंटेनर चाहिए, एक सपोज डेट कि उबंटू चाहिए, जो मेरा एप्लीकेशन है उबंटू पे रन करेगा, और दूसरा एप्लीकेशन के लिए मान लो कि RHEL चाहिए, रेड हैट लिनक्स। और जो मेरा बेस ऑपरेटिंग सिस्टम है जिसके ऊपर डॉकर इंस्टॉल है, ये मान लो कि यहाँ पे नहीं, यहाँ पे दूसरा लिनक्स ले लेते हैं, या 1 2, यहाँ पे मेरा सेंटोस चल रहा है। जो मेरा बेस ऑपरेटिंग सिस्टम है उस पे क्या चल रहा है, मेरा सेंटोस चल रहा है, सपोज दैट। तो उबंटू क्रिएट करने के लिए अब हमें पता है कि जो ऑपरेटिंग कंटेनर का कोई अपना ऑपरेटिंग सिस्टम्स नहीं होता है, राइट, लेकिन डॉकर को कंटेनर क्रिएट करना है उबंटू के लिए। तो डॉकर क्या करेगा, डॉकर 95%, राइट, यूटिलाइजेशन सेंटोस का कर लेगा, क्योंकि सेंटोस के अंदर 95% यूज हो रहा है यूनिक्स का, और बाकी 5% क्या करेगा, डॉकर हब से उठा लेगा इमेज, डॉकर हब से इमेज ले लेगा, किसका, उबंटू का। इसने डॉकर ने इमेज उठाया, डाउनलोड किया, राइट, कहाँ से, डॉकर हब से, उबंटू का, और इसके अंदर एक कॉपी क्रिएट किया, डॉकर इमेज का कॉपी बना लिया, यहाँ से डाउनलोड करके यहाँ पे अपने पास रख लिया। अब ये कंटेनर क्रिएट किया, जैसे ही कंटेनर क्रिएट किया तो यहाँ पे एक कंटेनर क्रिएट हो जाएगा, और कंटेनर क्रिएट होने के बाद इसके अंदर भी ये इमेजेस आ जाएगा। मान लो कि यहाँ पे 5% इमेजेस उबंटू का कहाँ से उठाया था, डॉकर हब से उठाया था, तो ये मेरा 5% हो गया। अब बाकी 95% इमेजेस डॉकर किससे लिया, ऑपरेटिंग सिस्टम से लिया, और इसको कंटेनर को दे दिया। तो यहाँ पे कितना हो गया, 95 प्लस 5%, कितना हो गया, 100% इसका इमेज क्रिएट कर, इमेज सॉरी कंटेनर क्रिएट कर दिया। तो ये उबंटू क्रिएट कर दिया। सेम काइंड्स ऑफ अगर RHEL की बात करें तो RHEL यहाँ डॉकर हब से उठाया, RHEL यहाँ से लिया, यहाँ अपने पास एक इमेज, डॉकर हब से इमेज उठाया RHEL का, और यहाँ अपने पास रखा, और 5% या 95% ऑपरेटिंग सिस्टम से, जो यूनिक्स का कोड है, ऑपरेटिंग सिस्टम से लिया, और यहाँ पे एक कंटेनर क्रिएट कर दिया RHEL का। जैसे ही कंटेनर क्रिएट करता है तो जो ये 5% इमेजेस होता है यहाँ पे भी कॉपी हो जाता है, यहाँ पे भी 5% इमेजेस जो डाउनलोड करता है यहाँ पे भी कॉपी करके रख देता है। तो यहाँ पे कंटेनर का अपना ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं होता, लेकिन जब कंटेनर क्रिएट करते हैं तो जो इमेजेज है 5% इमेजेज वो कहाँ से लेके आता है, डॉकर हब से। डॉकर हब क्या है, एक सेंट्रल रिपोजिटरी है। इसके यहाँ पे जितने भी डॉकर हब पे जो भी इमेजेस आपको चाहिए, चाहे 1 2 को, लिनक्स को, जो भी एप्लीकेशन रन कर रहा है दुनिया में, सारे इमेजेस डॉकर हब पे पड़ा हुआ रहता है। और ये भी ओपन सोर्स है, फ्री ऑफ कॉस्ट है। यहाँ से इमेज उठाओ और अपने कंटेनर पे ला के रन कर दो। जब हम डॉकर पढ़ रहे हैं तो डॉकर के साथ साथ हम डॉकर हब भी पढ़ेंगे।
जस्ट लाइक गिट होता है ना सेंट्रल रिपोजिटरी, सेम काइंड्स ऑफ डॉकर के लिए सेंट्रल रिपोजिटरी है डॉकर हब। एक क्वेश्चन था सर, जो हमारे वर्चुअलाइजेशन की जो दो लिमिटेशंस थी वो क्या डॉकर में सॉल्व होती हैं सर हमारी? यहाँ तक समझ में आ गया ना, कोई डाउट है? नो सर। अब यहाँ पे सेंटोस यूज हो रहा है, यहाँ पे उबंटू यूज हो रहा है, यहाँ पे लिनक्स यूज हो रहा है, राइट, RHEL यूज हो रहा है। तो जब ये सेंटोस या RHEL या उबंटू, ये सारा जो है, जितने भी ऑपरेटिंग सिस्टम है, जितने भी यूनिक्स फ्लेवर है, राइट, या लिनक्स फ्लेवर है, यूनिक्स फ्लेवर है, ये जितने भी ऑपरेटिंग सिस्टम है, ये 90% कोड, 99 95% कोड किसका यूज करता है? यूनिक्स का यूज करता है। मान लो कि आपने एक रेड हैट ने एक अपना सॉफ्टवेयर लॉन्च किया, राइट, RHEL लिनक्स, रेड एट लिनक्स ने, ये किसका कोड यूज किया? यूनिक्स का कोड यूज किया 95%। 95% कोड यूज किया यूनिक्स का, और 5% अपना डेवलप किया, और दोनों मिला के कर दिया 100%, और ये अपना सॉफ्टवेयर लॉन्च कर दिया मार्केट में। अगेन सेंटोस ने क्या किया? 95% कोड किसका यूज किया? लिनक्स यूनिक्स का कोड यूज किया, और 5% अपना डेवलप किया, और ये सेंटोस का अपना ऑपरेटिंग सिस्टम लॉन्च कर दिया। IBM ने 95% किसका यूज किया कोड? यूनिक्स का, और प्लस अपना 5% अपना डेवलप किया, और अपना IBM का एक्स सॉफ्टवेयर लॉन्च कर दिया। तो यहाँ पे कहने का मतलब है क्या कि सेंटोस से 95% जो ऑपरेटिंग सिस्टम यूटिलाइज करेगा, डॉकर इंजन लेके कंटेनर क्रिएट करेगा, ये क्या करेगा? क्योंकि कोई भी फ्लेवर लिनक्स के अंदर, कोई भी फ्लेवर 95% यूज यूनिक्स का कोड यूज करता है। तो 90% कोड यहाँ से मिल गया, बाकी 5% कोड कहाँ से मिल गया? डॉकर हब से मिल गया, और दोनों मिलाकर के क्या करिए? कंटेनर क्रिएट कर दिया, उसके ऊपर ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल कर दिया। अब यहाँ पे जो वर्चुअलाइजेशन और इसका, वर्चुअलाइजेशन के अंदर जो लिमिटेशन था, ये मान लो कि मेरा वर्चुअलाइजेशन हार्डवेयर पे चल रहा है, राइट, हार्डवेयर के अंदर 16 GB का मेमोरी है, और 250 GB का हार्ड ड्राइव है, और 8 कोर प्रोसेसर, राइट। इसके ऊपर हाइपरवाइजर चलता है, इसके ऊपर हम VM क्रिएट करते थे। तो जैसे मैंने बताया था कि रिसोर्स एलोकेशन, तो रिसोर्स एलोकेट एक बार कर दिया VM को, तो VM को कर दिया तो कर दिया रिसोर्स एलोकेट, राइट। मान लो कि 8 GB मैंने इसको मेमोरी दे दिया, तो ये 8 GB दे दिया, यहाँ पे 8 GB माइनस हो जाएगा, राइट। लेकिन कंटेनर के केस में ऐसा नहीं होता। अगर मान लो कि इस कंटेनर को, राइट, अगर मान लो कि टोटल कैपेसिटी है इस हार्डवेयर का 16 GB मेमोरी, अगर इसको चाहिए 12 GB का, और इसको चाहिए 8 GB का, बट यहाँ पे कितना अवेलेबल है? 16 GB, और यहाँ पे 12 GB चाहिए, और यहाँ पे 8 GB चाहिए। तो कंटेनर के केस में क्या करता है कि जो भी कंटेनर जितना यूटिलाइजेशन चाहिए एप्लीकेशन को रन करने के लिए, उतना ले लेता है, ऑपरेटिंग सिस्टम से डिमांड करता है, ऑपरेटिंग सिस्टम इसको प्रोवाइड कर देता है, यूटिलाइज खत्म हो गया, फिर इसको बैक मार देता है, बैक दे देता है। अगर मान लो कि अगर अभी एप्लीकेशन को रन करने के लिए 12 GB का मेमोरी चाहिए, तो 12 GB रिक्वेस्ट किया ऑपरेटिंग सिस्टम से, ऑपरेटिंग सिस्टम क्या करेगा? हार्डवेयर से चेक करेगा, हार्डवेयर से लेकर के दे देगा 12 GB का, राइट। अब ये 12 GB का चल रहा है, 5 मिनट चला, 5 मिनट में इसका काम खत्म हो गया, अब ये कंटेनर बंद हो गया, तो ये 12 GB के अगेन बैक कर किसको दे दिया? ऑपरेटिंग सिस्टम को दे दिया। ऑपरेटिंग सिस्टम किसको कहाँ से लेता है? वहां पे फ्री कर दिया, रिसोर्स फ्री कर दिया। तो यहाँ पे जो लिमिटेशन था एक ऑपरेटिंग सिस्टम का, राइट, तो ऑपरेटिंग सिस्टम हार्डवेयर के अंदर, वर्चुअलाइजेशन के अंदर जो लिमिटेशन था एक ऑपरेटिंग सिस्टम का, कि हर एक वर्चुअल के मशीन के ऊपर लाइसेंसेस की रिक्वायरमेंट थी, जो यहाँ पे रिजॉल्व हो गया, राइट। क्यों? क्योंकि यहाँ पे एक ही ऑपरेटिंग सिस्टम से आप मल्टीपल कंटेनर क्रिएट कर सकते हो, एक ही ऑपरेटिंग सिस्टम को यूज करके मल्टीपल कंटेनर आप क्रिएट कर सकते हो। जबकि हाइपरवाइजर के अंदर हर एक VM के ऊपर अपना ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल करना पड़ेगा, जिसके लिए लाइसेंसेस की रिक्वायर्ड होती है।
दूसरा, मेमोरी का जितना रिक्वायरमेंट है एट ए टाइम वो ऑपरेटिंग सिस्टम से बोलेगा, ऑपरेटिंग कंटेनर बोलेगा ऑपरेटिंग सिस्टम से, कंटेनर दैट मींस डॉकर इंजन डिमांड करेगा ऑपरेटिंग सिस्टम से, ऑपरेटिंग सिस्टम वो इसको रिसोर्स प्रोवाइड करेगा एट द टाइम ऑफ रनिंग। अब मान लो इसका खत्म हो गया, अब यहाँ पे 2 GB 8 GB रिक्वायर्ड है, ये वाले डॉकर क्या कर दिया, RHEL को 8 GB दे दिया। तो यहाँ पे रिसोर्स एलोकेशन एट द टाइम ऑफ रनिंग जितना रिक्वायरमेंट होता है उसके अकॉर्डिंग प्रोवाइड कर देता है। और काम हो जाने के बाद जैसे ही डॉकर बंद हुआ, राइट, तो फिर अगेन बैक दे देता है, जो भी रिसोर्सेज होता है ऑपरेटिंग सिस्टम को दे देता है, राइट। तो दिस इज कॉल्ड OS लेवल वर्चुअलाइजेशन ऑल्सो, राइट। कंटेनर इज OS लेवल वर्चुअलाइजेशन। अब डिफरेंसेस देख लेते हैं। एक तो हो गया वर्चुअलाइजेशन का, जैसे मान लो कि VMware यूज कर रहे हैं, राइट। इसके अंदर 16 GB का मेमोरी मान लेते हैं, 250 GB का हार्ड ड्राइव मान लेते हैं, और 8 कोर प्रोसेसर का मान लेते हैं, राइट। इसके ऊपर हाइपरवाइजर चलाते हैं, इंस्टॉल करते हैं, उसके ऊपर हम वर्चुअल मशीन क्रिएट करते हैं। दूसरा, AWS की बात करें तो AWS के ऊपर भी हार्डवेयर होता है। उसके ऊपर हार्डवेयर मान लो कि यहाँ पे 16 GB का मेमोरी हो गया, 250 GB का रैम हो गया, और 8 कोर प्रोसेसर। हाइपरवाइजर इंस्टॉल करते हैं, इसके ऊपर हम वर्चुअल मशीन क्रिएट करते हैं जिसको बोलते हैं EC2 इंस्टेंस। ये हो गया VMware, AWS। और तीसरा हम क्रिएट कर लेते हैं डॉकर। डॉकर के लिए हार्डवेयर रिक्वायर्ड है, राइट। अब यहाँ पे भी 16 GB का मेमोरी, 250 GB का हार्ड ड्राइव, 8 कोर प्रोसेसर। इसके ऊपर हम क्या करते हैं, ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल करते हैं, इसके ऊपर डॉकर इंजन इंस्टॉल करते हैं, इसके ऊपर हम कंटेनर क्रिएट करते हैं। अब यहाँ पे डिफरेंसेस देखते हैं तीनों में, VMware का, AWS का और डॉकर का। यहाँ पे क्या हो गया, एक बार आपने एलोकेट कर दिया, मान लो कि 8 GB यहाँ एलोकेट कर दिया, 4 GB एलोकेट यहाँ कर दिया, तो आपके पास 4 GB बचा है। आप तीसरा VM अगर क्रिएट करना चाहते हो 6 GB या 8 GB का, तो आप क्रिएट नहीं कर सकते हो, राइट। दूसरा क्या था, यहाँ पे ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल करते हैं जिसका हमें चार्जेस देना पड़ता है। और ये हाइपरवाइजर, मान लो कि अगर VMware यूज कर रहे हैं तो यहाँ पे हाइपरवाइजर का वर्जन नेम क्या होता है, ESXi। AWS के केस में क्या होता है, रिसोर्स अगर मान लो आपने VM क्रिएट किया, राइट, EC2 इंस्टेंस क्रिएट किया, और EC2 इंस्टेंस क्रिएट किया, और EC2 इंस्टेंस पे अगर आपने इनिशियली रखा आपने 2 GB का मेमोरी, आप इंक्रीज करना चाहते हो तो आप 100 GB का भी कर सकते हो, 100 GB का भी आप कर सकते हो। EC2 इंस्टेंस पे आप जितना मेमोरी चाहिए आप उतना इंक्रीज कर सकते हो, लेकिन इसके लिए आपको एक्स्ट्रा चार्जेस देना पड़ेगा। क्योंकि AWS के अंदर जो चार्जेज होता है, जो बिलिंग्स होता है, वो क्या होता है, हार्डवेयर पे होता है, राइट। हार्डवेयर के अंदर क्या होता है, मेमोरी और CPU और स्टोरेज। AWS के केस में क्या होगा कि आप जितना मेमोरी या जितना आपने स्टोरेज यूटिलाइज करना है आप कर सकते हो, बट उसके अकॉर्डिंग आपको चार्जेस देना पड़ेगा, बिलिंग उसी के अकॉर्डिंग आएगा। अब मान लो कि किसी कंपनी के लिए 10 VM क्रिएट किया, 10 EC2 इंस्टेंस क्रिएट किया, और सब में दे दिया 132 GB का मेमोरी। तो अगर एक इंस्टेंस का अगर बिल आ रहा है, मान लो कि 25,000 आ रहा है बिल, एक इंस्टेंस का 25,000 बिल आ रहा है, और 10 इंस्टेंस चल रहा है, तो क्या हो गया, 2,50,000 के पर मंथ बिल आएगा 10 इंस्टेंसेस के लिए, जो कि महीने का ज्यादा हो जाता है। 10 इंस्टेंसेस के लिए अगर 2.5 लाख का बिल आता है, तो यहाँ पे फ्लेक्सिबिलिटी तो है कि आप रैम इंक्रीज कर सकते हो, मेमोरी इंक्रीज कर सकते हो, CPU भी इंक्रीज कर सकते हो, बट उसके अकॉर्डिंग आपको बिल आएगा जो कि बहुत महंगा पड़ेगा, जो कि एक्स्ट्रा चार्जेस देना पड़ेगा आपको। अब यहाँ पे मेरा कंटेनर है, यहाँ पे मेरा डॉकर चल रहा है, राइट, डॉकर इंजन चल रहा है। अब यहाँ पे 10 कंटेनर क्रिएट करना है, राइट। आपने 10 कंटेनर क्रिएट कर दिया, 10 पे भी एप्लीकेशन चल रहा है, एप्लीकेशन चल रहा है। अब 10 यहाँ पे मेरा टोटल मेमोरी कितना है, 16 GB का है।
तो 16 GB का ऑपरेटिंग सिस्टम यहाँ पे जो कंजप्शन होता है, ये ऑपरेटिंग सिस्टम से लेता है, मेमोरी लेता है, स्टोरेज लेता है, जो भी स्टोरेज इसका कैपेसिटी है ऑपरेटिंग सिस्टम का, जो भी मेमोरी है इसके ऑपरेटिंग सिस्टम के पास है, जो भी प्रोसेसर है ऑपरेटिंग सिस्टम के पास है। तो यहाँ पे डिपेंडेंसी ये सॉल्व हो गया कि अगर आपने इसके अंदर आपने एप्लीकेशन इंस्टॉल किया, राइट, और एप्लीकेशन के अंदर आपके पास टोटल ऑपरेटिंग सिस्टम के पास जो कोर ऑपरेटिंग सिस्टम है, बेस ऑपरेटिंग सिस्टम के पास अगर 16 GB का मेमोरी है, और यहाँ पे 0.5 GB का मेमोरी चाहिए, राइट, तो 0.5 GB एट ए टाइम रन कर रहा है। इसको 2 GB चाहिए तो 2 GB चल रहा है, इसको 1 GB चाहिए तो 1 GB चल रहा है। यहाँ पे लिमिटेशन नाम का चीज नहीं है, राइट, टिल देन की अगर आपका 16 GB यूटिलाइज नहीं होता है तो, राइट। और एक बार में अगर 10 मशीन चल रहा है, 10 कंटेनर चल रहा है, 10 पे 10 मिला करके 5 GB मेमोरी कंजम्पशन होता है तो कोई प्रॉब्लम नहीं आ रहा है। अगर 20 मशीन चल रहा है और 20 मशीन मिला के 15 GB कंजम्पशन होता है तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं आ रहा है, क्योंकि एट ए टाइम एक बार में हमेशा चलते नहीं रहता है। जैसे आपने मेमोरी एक किसी एप्लीकेशन के लिए, आप उस एप्लीकेशन पे मेमोरी हमेशा 100% नहीं आएगा, वो 50% आएगा, 20% आएगा, 10% आएगा। अगर आपका कंटेनर बंद हो गया तो वो 100% ये यहाँ से फ्री हो जाएगा। यहाँ पर 20% यूटिलाइज हो रहा है, यहाँ पे 5% यूटिलाइज हो रहा है। तो इस तरह के, चूंकि ओएस सेम ही ओएस को शेयर करता है कंटेनर, जो बेस ओएस होता है उसी ओएस को कंटेनर शेयर करता है, तो इसके पास सारा इंफॉर्मेशन, सॉरी, तो इसके पास जितना यूटिलाइजेशन होगा उतना यूटिलाइज करेगा। तो यहाँ पे डिपेंडेंसी मतलब इस तरह का लिमिटेशंस नहीं आ रहा है, राइट, टिल देन की जिसका मैक्सिमम रिसोर्स यूटिलाइजेशन ना हो। अब देखो, डॉकर बेसिकली डिफाइन किया गया है लाइट बेस ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए, लाइक जो एप्लीकेशन जिसका रिक्वायरमेंट कम से कम रिसोर्सेज यूटिलाइजेशन हो, उसके लिए बेसिकली डॉकर्स बनाया गया है, राइट। अगर आप गेमिंग एप्लीकेशन चलाते हो तो उसके लिए डॉकर यूज नहीं होगा, राइट। डॉकर सजेस्ट नहीं करता कि आप गेमिंग एप्लीकेशन चलाओ, लाइट वेट एप्लीकेशन चलाओ कि जो भी लिनक्स बेस का यूटिलाइजेशन, लिनक्स बेस पे काम करे, राइट। तो डॉकर बेसिकली जो डिजाइन किया गया है वो लिनक्स बेस ऑपरेटिंग सिस्टम्स के लिए, राइट। बट हम डॉकर को इंस्टॉल कर सकते हैं, विंडोज पे भी इंस्टॉल कर सकते हैं, लिनक्स पे भी इंस्टॉल कर सकते हैं, राइट, राइट। डॉकर, डॉकर हाउ टू इंस्टॉल डॉकर, राइट। डॉकर हम कैसे कहाँ कहाँ पे इंस्टॉल कर सकते हैं, राइट। तो डॉकर हम विंडोज पे भी इंस्टॉल कर सकते हैं, विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम्स पे, अपने लैपटॉप पे भी कर सकते हो, राइट, लिनक्स पे भी कर सकते हो। तो वन बाय वन करके देखते हैं, विंडोज पे कैसे इंस्टॉल करते हैं और लिनक्स पे हम डॉकर कैसे इंस्टॉल करते हैं। तो चलते हैं, डायरेक्ट यस। लैब में चलते हैं और लैब में करके देखते हैं हाउ टू इंस्टॉल डॉकर ऑन द विंडोज एंड लिनक्स। लैपटॉप पे कैसे इंस्टॉल करेंगे डॉकर, तो यहाँ पे जाएंगे गूगल पे, google.com पे जाएंगे और यहाँ पे टाइप करेंगे डॉकर फॉर विंडोज। यहाँ पे देखो, इंस्टॉल डॉकर डेस्कटॉप ऑन विंडोज लिखा हुआ है, यहाँ पे क्लिक करेंगे, राइट, डॉकर के साइट पे आ जाएंगे, इंस्टॉल डॉकर डेस्कटॉप ऑन विंडोज, राइट। और यहाँ पे देखो डॉकर डेस्कटॉप फॉर विंडोज एक्स 8664 और डॉकर डेस्कटॉप फॉर विंडोज ARM में, ये दोनों प्रोसेसर वर्जन है, राइट। आप इंस्टॉल यहाँ पे x86 64 पे आप क्लिक करेंगे, क्लिक करेंगे तो यहाँ पे डाउनलोड, एक फाइल डाउनलोड हो जाएगा, डॉकर डेस्कटॉप इंस्टॉलर, राइट। इसके बाद आप डाउनलोड पे जाएंगे, यहाँ पे डाउनलोड पे आ जाइए, फुल डाउनलोड पे। अब यहाँ पे देखो डॉक्टर डॉकर डेस्कटॉप इंस्टॉलर है, ऑलरेडी मेरे पास डाउनलोडेड है, राइट। डॉकर डेस्कटॉप इंस्टॉलर मेरे पास है, ऑलरेडी डाउनलोड किया हुआ है, राइट। इसको ओपन करेंगे और डॉकर डेस्कटॉप इंस्टॉलर पे डबल क्लिक करेंगे, राइट। अभी इंस्टॉलिंग डॉकर डेस्कटॉप 4.33.1 वर्जन नंबर है, राइट, ओके करेंगे। मीनवाइल हम AWS का भी कंसोल खोल लेते हैं, लिनक्स पे भी इंस्टॉल करेंगे। इंस्टॉलेशन सक्सीड आ गया, राइट, देन क्लोज।
एक बार इंस्टॉलेशन सक्सीड आने के बाद आपको क्या करना है, इन्वायरमेंट वेरिएबल सेट करना है, राइट। तो इन्वायरमेंट वेरिएबल सेट करने के लिए आपको सबसे पहले जाना पड़ेगा, सी ड्राइव के अंदर जाएंगे। सी ड्राइव के अंदर जाने के बाद प्रोग्राम्स फाइल्स के अंदर जाएंगे। यहाँ पे डॉकर का करके फोल्डर आएगा, राइट। इस फोल्डर पे क्लिक करेंगे और इसको कॉपी करेंगे, यूआरएल कॉपी करेंगे, राइट। एक बार यूआरएल कॉपी करने के बाद हम जाएंगे इन्वायरमेंट वेरिएबल के अंदर, env टाइप करेंगे, स्टार्ट में जाएंगे, इन्वायरमेंट वेरिएबल, यहाँ पे क्लिक करेंगे इन्वायरमेंट वेरिएबल पे। यहाँ पे पाथ आएगा, इस पाथ पे डबल क्लिक करेंगे, राइट। उसके बाद न्यू करेंगे। न्यू करने के बाद जो डॉकर हमने फाइल कॉपी किया ना, उसको यहाँ पेस्ट कर देंगे, सेव कर देंगे, राइट। इससे क्या होगा कि कहीं से भी आप कमांड लाइन से भी एक्सेस कर सकते हो, राइट। या आप इस पाथ को एक्चुअली, जो इस पाथ पे डॉकर आपने इंस्टॉल किया है, उस पाथ पे जाने की जरूरत नहीं है। आप रूट्स पाथ से भी आप यूज कर सकते हो। जैसे मैं यहाँ पे cmd करता हूँ, राइट। तो यहाँ पे मैंने कमांड लाइन ओपन कर लिया। कमांड लाइन ओपन करने के बाद यहाँ पे टाइप करता हूँ डॉकर हाइफन हाइफन वर्जन, राइट। तो डॉकर हाइफन हाइफन वर्जन करेंगे तो कौन सा वर्जन डॉकर इंस्टॉल है वो हमें शो करके दे देगा, राइट। ठीक है, डेट्स ऑल फॉर टुडे, राइट। नेक्स्ट क्लास में देखते हैं कि कल हाउ टू इंस्टॉल डॉकर ऑन द लिनक्स।